अचानक मेरे फोन पर एक बड़ा सब्सिडी वाला शॉपिंग मॉल खुल गया जिसमें लग्जरी कारें और विला थे, वो भी सिर्फ 10 सेंट में। अपने 10 युआन के छोटे से बैंक खाते को देखते हुए मैं सोच में पड़ गया। इतनी गरीबी में ये लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? क्या इनमें जरा भी जमीर नहीं है? जैसे ही मैं ऐप बंद करने वाला था, गलती से मैंने एक खरीदारी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया। तुरंत एक मैसेज आया, लिमिटेड एडिशन पोर्श 911 GT 1-98 सफलतापूर्वक खरीदने पर बधाई। आइटम 5 मिनट में डिलीवर किया जा रहा है। मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। फिर बैंक से एक SMS नोटिफिकेशन आया, डेबिट कार्ड नंबर 2222 से 10 सेंट सफलतापूर्वक निकाल लिए गए हैं। वर्तमान बैलेंस 9.9 युआन। मेरा तो पैसा भी नहीं कटा। ये सब क्या हो रहा था? मैं पूरी तरह से हैरान था। तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ डालकर देखा, यह सच में पोर्श कार की चाबी थी। मैंने गहरी सांस ली। क्या यह सब सच हो सकता है? मैंने झटपट अपना फोन निकाला, एक और आइटम देखा, डोंगजियाओ नंबर 1 विला, और उस पर फिर से टैप किया। बधाई हो, आपने डोंगजियाओ नंबर 1 विला सफलतापूर्वक बुक कर लिया है। आज के लिए बिक चुका है, कृपया अगले अपडेट का इंतजार करें। यह संदेश देखकर मैं समझ गया। जाहिर है, स्टोर अपना स्टॉक दिन में सिर्फ एक बार अपडेट करता है। मुझे समझ नहीं आया कि विला मुझ तक कैसे पहुंचेगा। खैर, पहले मुझे अपनी पोस्ट देख लेनी चाहिए। मैंने ऐप में लोकेशन चेक की। उसमें दिखा कि कार मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बगल वाले मॉल की पार्किंग में है। मैं तुरंत मॉल की तरफ भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग किसी को घेरे हुए हैं और सब एक साथ बातें कर रहे हैं। एक मर्सिडीज मालिक उदास होकर बुदबुदा रहा था, सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो भी मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा। भीड़ ने एक दूसरे को देखा। यह तो बस एक पोर्श है, आपकी मर्सिडीज भी बुरी नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं कि आप इसे खरीद नहीं सकते? मर्सिडीज के मालिक ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं? यह एक लिमिटेड एडिशन पोर्श है जिसकी सिर्फ एक ही यूनिट बनी है और कीमत 8 करोड़ है। आसपास के लोगों ने तुरंत हमदर्दी भरी नजरें डाली। मैं किसी तरह अंदर घुस पाया और देखा कि एक मर्सिडीज ने पोर्श के पिछले हिस्से पर खरोंच लगा दी थी। मर्सिडीज का पेंट उखड़ गया था, जबकि पोर्श पर एक खरोंच तक नहीं थी। ठीक है, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस कार के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस चले जाओ। मर्सिडीज के मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मेरे सस्ते कपड़े देखकर उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। भाई, मजाक मत करो, यह कार तुम्हारी कैसे हो सकती है? मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसमें दखल मत दो। उनकी बहस सुनकर मैं शांति से मुस्कुराया, अपनी जेब में हाथ डाला, कार की चाबी निकाली और धीरे से दबाई। 2 बीप की आवाज के साथ ही कार के अंदर की रोशनी अचानक जल उठी और पूरा कमरा शांत हो गया। सबके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। मर्सिडीज मालिक का चेहरा हैरानी से खुशी में बदल गया। उसने झट से अपनी बात सुधारते हुए कहा, भाई, नहीं बड़े भाई, अपनी कार देखो, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना कि इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कार हटाओ। मर्सिडीज मालिक को जैसे माफी मिल गई हो, वह कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और खरगोश से भी तेज गाड़ी चलाकर निकल गया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा था, बेजोड़ आराम महसूस कर रहा था और आह भरे बिना नहीं रह सका। क्या यह पोर्श है? मैं शंघाई की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था, रफ्तार के रोमांच का आनंद ले रहा था। उस पल मेरी भावनाओं को केवल उस भाग्यशाली व्यक्ति वांग डुआयू के प्रसिद्ध कथन से ही व्यक्त किया जा सकता था। मैं तुमसे एक आम इंसान की तरह बात करना चाहता था, लेकिन बदले में मुझे अलगाव का सामना करना पड़ा। अब मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं अपने पत्ते खोलकर रख रहा हूं। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने लापरवाही से स्पीकर फोन चालू किया और जवाब दिया, हेलो महोदय, यह ईस्ट सबर्ब नंबर 1 का बिक्री कार्यालय है। आपका विला तैयार है, आप इसे लेने कब आ सकते हैं? उस मीठी आवाज को सुनकर मेरे होंठों पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई।
एक एक गन से भी ज्यादा मुश्किल से काबू में आने वाली मुस्कान। ठीक है, मैं चलता हूं। मैंने तुरंत नेविगेशन चालू किया, एक्सीलरेटर दबाया और बिक्री कार्यालय की ओर तेजी से निकल पड़ा। ईस्ट सबर्ब विला के बिक्री कार्यालय में फोन रखने वाली सेल्सवुमन उत्साह से चमक रही थी। मैनेजर, हमने श्री जांग से संपर्क किया है। जैसे ही उसने यह कहा, सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे। हे भगवान, श्री जांग, जिन्होंने गुस्से में 60 करोड़ खर्च करके पेंट हाउस खरीदा था, आखिरकार आ रहे हैं। वहां मौजूद सभी महिला सेल्सवुमन हिसाब किताब लगाने लगीं, सोचने लगीं कि श्री झांग पर अच्छा प्रभाव कैसे डाला जाए और उनका संपर्क नंबर कैसे प्राप्त किया जाए। तभी मैनेजर के कार्यालय में मैनेजर ने कहा, हमने श्री झांग से संपर्क किया है। मैनेजर तुरंत तनाव में आ गया। देखिए, ये श्री झांग तो शीर्ष नेता के निजी निर्देश पर नियुक्त व्यक्ति थे। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाना था। प्रबंधक ने इमारत का चक्कर लगाया और फिर सबको सख्ती से चेतावनी दी, अब से आप सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तभी मैंने कार पार्क की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही मैं बिक्री कार्यालय में दाखिल हुआ, एक महिला विक्रेता मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, नमस्कार महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, एक तीखी आवाज ने मुझे टोक दिया, श्याओली, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? आज हम किसी भी आम आदमी की सेवा नहीं कर रहे हैं। एक सजी धजी अधेड़ उम्र की महिला मेरे पास आई, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार पूर्वक बोली, माफ कीजिए, अगर आप घर खरीदने नहीं आए हैं तो कृपया तुरंत बाहर निकल जाइए। यह सुनकर मैं भौहें चढ़ा बैठा। उसका क्या मतलब था? क्या मुझे अंदर आकर देखने की भी अनुमति नहीं थी? मेरी हिम्मत देखकर उस महिला ने ताना मारते हुए कहा, हम यूं ही अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देखते। तुम्हारी इस बदहाली के साथ चाहे तुम 10 जन्म भी जी लो, तुम इनमें से एक अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाओगे। उसके इस घमंडी रवैये को देखकर मेरा माथा और भी सिकुड़ गया। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ऐसी इंसान पर शब्द बर्बाद करने का मन नहीं था और बस अपना फोन निकाला। मैंने वही नंबर दोबारा डायल किया और एक मीठी आवाज सुनाई दी, सर, आप आ गए। मैं आपके रेस्टोरेंट की लॉबी में हूं, लेकिन आपके लोग कुछ खास मेहमान नवाजी नहीं कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकालने वाले हैं। दूसरी तरफ से अविश्वास भरी आवाज आई, यह कैसे हो सकता है? श्रीमान जांग, कृपया एक पल रुकिए, मैं और मैनेजर थोड़ी देर में आते हैं। मैनेजर के दफ्तर में मैनेजर सोंग का चेहरा मिट्टी के बर्तन की तली जैसा काला पड़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद कोई इस रहस्यमय श्रीमान झांग को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसके बोलने से पहले ही वे दोनों पहली मंजिल की लॉबी की ओर दौड़ पड़े। महिला मैनेजर ने देखा कि उसने फोन रख दिया है तो उसका चेहरा और भी उतर गया। लड़के, तुम तो हद ही कर रहे हो। मैं देखती हूं कि तुम किसे बुला सकते हो। तभी नीचे भागे मैनेजर सॉन्ग ने यह सब देखा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। अरे बेरहम कमीने, ये क्या कर रहे हो? यह चीख सुनकर महिला मैनेजर सुपरवाइजर डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उस व्यक्ति को पहचानते ही उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैनेजर सॉन्ग, आप यहां क्यों आए हैं? क्या मिस्टर झांग आने ही वाले हैं? चिंता मत करो, मैं इस मुसीबत को अभी दूर भगा देता हूं। फिर वह मेरी ओर मुड़ा, गुस्से से उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, सुना तुमने? हमारे वीआईपी मेहमान लगभग आ ही गए हैं। क्या तुम खुद यहां से निकलोगे या मुझे तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए सुरक्षा गार्ड को बुलाना पड़ेगा? उसके बोलने से पहले ही मैनेजर सॉन्ग गुस्से से आग बबूला हो चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किससे बात कर रहे हो? वह दहाड़ी। उसके इस गुस्से भरे आउटबर्स्ट के बाद मैनेजर सॉन्ग झटपट उस महिला को पीछे छोड़कर मेरी तरफ बढ़ी। सभी सेल्स पर्सन की हैरान निगाहों के बीच उन्होंने 90 डिग्री का पूरा झुककर सम्मानपूर्वक कहा, श्रीमान जांग, हमें देर होने के लिए बहुत खेद है। मैं ईस्ट प्रोफेसर बिल्डिंग की मैनेजर हूं। आप मुझे शियाओ सॉन्ग कह सकते हैं। मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों ने आपको नाराज कर दिया।
कृपया इसे दिल पर न लें। मैनेजर सॉन्ग के बोलते ही वहां मौजूद सभी लोग सब दंग रह गए। उनके सामने खड़ा सीधा सादा दिखने वाला युवक असल में रहस्यमय श्रीमान झांग थे। यह प्रभावशाली व्यक्ति बहुत ही शालीनता से कपड़े पहने हुए था। हालांकि महिला मैनेजर डर से कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैनेजर सॉन्ग, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैनेजर सॉन्ग ने ठंडे लहजे में उसकी तरफ देखा। मैंने आप सभी को बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी भी ग्राहक को कम मत समझो। आपने मेरी बात अनसुनी कर दी, है ना? अब एचआर में जाकर तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। महिला मैनेजर धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी, रोने लगी और दया की भीख मांगने लगी। मैनेजर सॉन्ग, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैनेजर सॉन्ग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। श्रीमान जांग, अंदर आइए। मैंने संक्षिप्त में हम्मा कहा और उनकी तरफ चल दिया। मैनेजर सॉन्ग मिले जुले भावों से भरे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं कम से कम 30 या 40 साल का आदमी हूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जवान होगा। क्या वह किसी अमीर फिल्म और टेलीविजन परिवार का बेटा है? श्रीमान जांग, आप सचमुच युवा और होनहार हैं। यह विला, जिसकी कीमत 600 मिलियन है, इतने सालों से बिना बिका पड़ा था, लगभग हमारे चेयरमैन का जुनून बन गया था। इस बार आपकी खरीदारी ने आखिरकार हमारे चेयरमैन की एक इच्छा पूरी कर दी है। मुझे मन ही मन अपराध बोध हुआ। इस विला की कीमत 600 मिलियन है और मैंने इसे एक ऐप का इस्तेमाल करके मात्र 1 पैसे में खरीद लिया। यह तो बहुत सस्ता सौदा है। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए हल्के से कहा, ज्यादा महंगा नहीं था। मैं सच ही कह रहा था। आखिर इसकी कीमत तो बस 1 पैसा ही थी। लेकिन जब मैनेजर सॉन्ग ने यह सुना तो इसका मतलब बिल्कुल अलग था। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि 600 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैनेजर सॉन्ग ने सम्मानपूर्वक मुझे दरवाजे तक छोड़ा। जब उन्होंने मेरी लिमिटेड एडिशन पोर्श देखी तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एक कार प्रेमी होने के नाते उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह दुनिया की इकलौती पोर्श 911 है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सिर्फ पैसा ही इस कार को खरीदने के लिए काफी नहीं था। इसके लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि भी जरूरी थी। मैनेजर सोंग की बढ़ती हुई प्रभावशाली निगाहों के बीच मैं पूर्वी उपनगर नंबर 1 की ओर गाड़ी चला रहा था। मेरा विला पूरे विला जिले के बीचों बीच स्थित था, जो सबसे बड़े क्षेत्रफल और बेहतरीन लोकेशन का दावा करता था। मेरे सामने 4 मंजिला अलग विला, अपने फव्वारे, बगीचे और आउटडोर स्विमिंग पूल के साथ बिल्कुल परफेक्ट था। तभी मुझे एहसास हुआ, वाकई विला के अंदर एक सजी धजी महिला कॉफी का कप लिए विला नंबर 1 पर टकटकी लगाए खड़ी थी। अंकल झांग, क्या इस विला का कोई नया मालिक है? उनके पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति ने जोर से सिर हिलाया। जी मैडम, विला नंबर 1 को झांग उपनाम वाले एक युवक ने खरीदा है। मैं अभी उसकी पहचान की जांच कर रहा हूं। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। अभी जांच मत कीजिए। जो भी इस जगह को खरीद सकता है, उसकी पृष्ठभूमि असाधारण ही होगी। वह शायद कोई अमीर नौजवान होगा। जल्दबाजी में जांच करने से सिर्फ मुसीबत ही आएगी। यह सुनकर अंकल झांग ने झट से अपना सिर नीचे कर लिया। यह मेरी लापरवाही थी मैडम, महिला ने मन ही मन सोचा। उसका घर में आना इतना सहज और सादा था, बिना किसी धूमधाम के, मानो यह 600 मिलियन का आलीशान घर उसके लिए कुछ भी नहीं था। इस रहस्यमय पड़ोसी ने मेरी जिज्ञासा जगा दी। अंकल झांग, कल जब आप मिस्टर झांग से मिलने जाएं तो उपहार में 1990 की कांगबी की एक बोतल ले जाना। इसी बीच मैं सोफे पर बैठ गया। मेरी नजरें शानदार क्रिस्टल झूमर पर टिकी थीं। मैंने कड़वाहट से सिर हिलाया, थोड़ा हैरान सा महसूस कर रहा था। 80 मिलियन युआन की स्पोर्ट्स कार चलाना, 600 मिलियन युआन के विला में रहना और सिर्फ 9.8 युआन बचे। सच कहूं तो मैं तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस भी मुश्किल से दे पा रहा हूं। मुझे पैसे का कोई जरिया ढूंढना होगा। रात के 11:50 बज रहे हैं और मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं।
सॉफ्टवेयर आज रिफ्रेश होगा। वाह, ये तो कमाल की बात है। आधी रात के ठीक बाद एक नई खबर सामने आई। झुनियुए होटिंग आवासीय परिसर की बिल्डिंग एक में 120 अपार्टमेंट, वो भी सिर्फ 1 सेंट की सब्सिडी पर। खबर देखकर मैं दंग रह गई। क्या मजाक कर रहे हो? ये वही अपार्टमेंट है जिसे मैं किराए पर लेती थी। इस परिसर के 80% निवासी किराएदार हैं। यह मेट्रो स्टेशन के पास और एक साइंस पार्क के बगल में है। हर अपार्टमेंट की कीमत कम से कम 50 लाख युआन है। बिल्डिंग एक में 120 से ज्यादा अपार्टमेंट है, यानी 600 करोड़ युआन। वाह, मैंने खरीद लिया। तुरंत ही खरीद की पुष्टि का संदेश आ गया। डिलीवरी जारी है। अनुमानित डिलीवरी 15 मिनट में, कृपया चेक करें। 15 मिनट बाद हम 2 गत्ते के डिब्बे जमीन पर गिरे जो अपार्टमेंट से भरे हुए थे। संपत्ति प्रमाण पत्र। मैंने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो सचमुच की दौलत है। मैंने एक प्रमाण पत्र उठाया और उसे पलटकर देखा। पता, यूनिट 101, बिल्डिंग 1, जुन्युए हुआटिंग कम्युनिटी। उपयोग योग्य क्षेत्रफल 98.3 वर्ग मीटर। मालिक झांग शियाओफेई। ये शब्द देखते ही मेरा मुंह सूख गया। इन सभी प्रमाण पत्रों पर मेरा नाम लिखा था। मुझे धुंधला सा याद आया कि किसी ने मुझसे पूछा था कि कंगाल से अरबपति बनने में कितना समय लगता है। अब मुझे लगा कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ 15 मिनट। जुन्युए हुआटिंग एक लोकप्रिय इलाका है। यहां तक कि साझा कमरों का किराया भी 2 से 3 हजार युआन प्रति माह है। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। अगर सभी 120 यूनिट किराए पर दे दी जाए तो सिर्फ किराया ही। करोड़ों का निवेश देखकर मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पूंजी कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन अब मैं उस पूंजी का मालिक हूं। उत्साहित होकर मैं सो गया। अगली सुबह नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। विला बड़ा था, लेकिन मेरे लिए उसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। मुझे किराए के अपार्टमेंट से अपना सामान निकालना था। संपत्ति के दस्तावेजों के 2 बक्से लेकर मैं सीधे जुन्युए हुआटिंग चला गया। मैंने सड़क के उस पार लियांजिया रियल एस्टेट में गाड़ी पार्क की। एजेंट बहुत विनम्र था। उसे लगा कि मैं एक आम अमीर बच्चा हूं। फिर मैंने बताया कि मेरे पास किराए पर देने के लिए 2 इमारतें हैं। एजेंट की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। उसे ज्यादा कमीशन नहीं मिलता था। ये 2 घर कौन से हैं? महोदय, क्या आपके पास संपत्ति प्रमाण पत्र है? मैंने संपत्ति प्रमाण पत्रों के 2 बक्सों की ओर इशारा किया। उसने सहज ही उन्हें खोला, चौंक गया और समझ गया। क्या ये दोनों बक्से संपत्ति प्रमाण पत्रों से भरे हुए थे? फिर उसे याद आया, क्या आप वही श्रीमान झांग हैं जिन्होंने 2 इमारतें खरीदी हैं? आज सुबह उन्होंने रियल एस्टेट एजेंटों को चकमा देकर बक्से खुलवाए थे। खबर पहले ही फैल चुकी थी। सभी एजेंट इस रहस्यमय श्रीमान झांग से संपर्क करना चाहते थे और अब वह मेरे सामने थे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हां, मैं ही हूं। अगर ये सभी घर किराए पर दे दिए गए तो कमीशन। सफलता मुझे अमीर बना सकती है, एजेंट ने सोचा। उसका चेहरा बेहद उत्साहित था। मुझे इन सभी को किराए पर देने के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? एजेंट अपनी तंद्रा से बाहर आया। श्रीमान झांग, यह सौदा बहुत बड़ा है। मुझे अपने प्रबंधक को बुलाना होगा। वह मैनेजर के दफ्तर में दौड़ते हुए चिल्लाया, मैनेजर जो! मैनेजर जो की भौहें थोड़ी तन गईं। क्या बात है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फोन पर बात कर रहा हूं? मैनेजर जो, श्रीमान झांग यहां हैं। श्रीमान झांग, श्रीमान ली, ये तो बस एक छोटी सी बात है। जैसे ही वह उसे और डांटने वाले थे, उन्हें अचानक कुछ याद आया। तुम्हारा मतलब श्रीमान झांग से है जिन्होंने 2 इमारतें खरीदी हैं? मैनेजर जो ने फोन नीचे रख दिया और सामने वाले हॉल की ओर दौड़ पड़े। देखते हुए मेरी आंखों में लालसा की आग जल रही थी। मेरे हाथ में संपत्ति के दस्तावेजों के 2 बक्से थे। श्रीमान झांग, नमस्कार, मैं यहां का मैनेजर हूं।
आप मुझे शियाओ झोउ कह सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। अगर ये अपार्टमेंट जल्दी किराए पर दिए जा सकते हैं तो मैं इन्हें विशेष रूप से आपको दे सकता हूं। मैनेजर झोउ तुरंत उत्साहित हो गए। अपनी छाती थपथपाते हुए बोले कि उनसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। श्रीमान जांग, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? मैंने मना करते हुए हाथ हिलाया। नहीं, धन्यवाद। मुझे अभी भी सामान शिफ्ट करना है। मैनेजर झोउ चौंक गए, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हम पर छोड़ दीजिए। जब मैं कॉम्प्लेक्स की 17वीं मंजिल पर स्थित अपने किराए के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था। कमरे में कदम रखते ही मकान मालकिन ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। आप वापस आ गए, बिल्कुल सही समय पर आए। ये सारा कबाड़ उठाओ और यहां से चले जाओ। मैंने शांत भाव से कहा। मुझे याद है कि हमारे अनुबंध में अभी 6 दिन बाकी हैं। अभी मेरा सामान बाहर फेंकना अनुबंध का सरासर उल्लंघन है। मकान मालकिन ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने अनुबंध का उल्लंघन किया? उसी क्षण मैनेजर झोउ दरवाजे से अंदर घुस आए। मैनेजर झोउ को देखकर मकान मालकिन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उन्होंने अनुबंध पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब वह निजी तौर पर लोगों को किराए पर कमरा दिखा रहे थे, जिसके लिए उन पर भारी जुर्माना लग सकता था। मैनेजर झोउ का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैडम, कृपया और बोलिए। थोड़ा सम्मान दिखाइए। ये हमारे बड़े भाई श्री जांग हैं, जिनके पास 120 संपत्तियां हैं। मकान मालकिन अविश्वास से देखने लगी। आपसे कोई गलती हो गई होगी। ये तो सिर्फ किराएदार हैं। आप कैसे गलत हो सकते हैं? हमारे पास संपत्ति के प्रमाण पत्र हैं। मकान मालकिन को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसा अमीर व्यक्ति कोई जगह किराए पर क्यों लेगा, और एक पल के लिए उन्होंने दबी आवाज में माफी मांगी। माफ कीजिए श्री झांग, ये सब गलत फहमी थी। मैंने ताना मारा। अब कह रही हो कि ये गलत फहमी है? आपको अनुबंध तोड़ने का जुर्माना जरूर भरना होगा, और मेरे निजी सामान को नुकसान पहुंचा है, इसलिए आप मुझे अदालत में देखने के लिए तैयार रहें। मकान मालकिन दंग रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये सब ऐसे क्यों हो गया श्री झांग? क्या मैं दुगुना मुआवजा दे सकती हूं? क्या हम अदालत जाने से बच सकते हैं? मैंने सिर हिलाया। क्या मैं पैसे की कमी से जूझ रही हूं? मैंने मैनेजर झोउ की ओर देखा, जो मुस्कुराए और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे इसका अनुभव है। घर का मामला निपटाने के बाद दोपहर के 3 बज चुके थे। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और पूर्वी उपनगरों में स्थित विला लौट आया। मैं सोच ही रहा था कि उस शाम क्या करूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि लगभग 50 साल का एक सलीके से कपड़े पहना हुआ आदमी उपहार का डिब्बा लिए खड़ा है। माफ कीजिए, मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, महोदय? नमस्कार, मैं सामने वाली गली के दूसरे नंबर के मकान से हूं। मेरी मालकिन ने सुना था कि नए पड़ोसी आए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर आपसे मिलने भेजा है। यह सुनकर मैंने दरवाजा खोल दिया। आपकी मालकिन बहुत दयालु हैं, उन्होंने कहा। मेरा नाम झांग शियाओफेई है। कृपया अंदर आइए, महोदय। उपहार देने और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद बूढ़ा बटलर उठा और चला गया। उसकी जाती हुई आकृति को देखते हुए मैंने सोचा, दूसरा विला, है ना? ये अमीर लोग तो वाकई दिलचस्प हैं। फिर मैंने उस खूबसूरत उपहार बॉक्स को खोला और मेरी आंखों के सामने हल्के पीले लेबल वाली लाल शराब की एक बोतल दिखाई दी। रोमानी कॉन्टी 1990। अरे बाप रे, 1990 की कैंडी। मुझे शराब की थोड़ी बहुत जानकारी है। ये तो शराबों का बादशाह है। इसकी एक बोतल की कीमत 3 लाख से ज्यादा होगी। पहली ही मुलाकात में इतना बड़ा तोहफा। क्या अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? मुझे क्या पता था? विला नंबर 2 की ये युवती मुझे किसी ताकतवर खानदान की बेटी समझ रही थी। बाहर वालों के लिए एक अमीर नौजवान से दोस्ती करने के लिए 3 लाख खर्च करना बेकार लग सकता था, लेकिन उसकी नजर में यह पैसा कमाने का पक्का तरीका था। शाम करीब 7 बजे, जब मैं किंग ऑफ ग्लोरी खेलने ही वाला था, तभी मेरी टीम लीडर
लियू रुयान का फोन आया। मैंने थोड़ी उलझन में जवाब दिया, आप आज कंपनी क्यों नहीं आई? फिर मुझे याद आया कि मुझे काम पर जाना है और मैंने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ काम आ गया था। मेरे टीम लीडर का लहजा थोड़ा उदास था। ठीक है, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी दिवालिया हो रही है। आपकी सैलरी मिल जाएगी। जब मेरे कार्ड में पैसे जमा हुए तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। एक दिन कंपनी आए बिना भी मेरा कार्ड ब्लॉक क्यों था? मैसेज में लिखा था, कल सुबह 11 बजे पुजियांग हॉल की दूसरी मंजिल पर रोज हॉल में आइए। वहां सभी के लिए विदाई लंच है। मैंने एक पल सोचा, आखिर हम 1 साल से सहकर्मी थे, इसलिए अभी भी कुछ जान पहचान बाकी थी। मैं मान गया। अगली सुबह 8 बजे नाश्ता करते हुए मैंने वान्यू वीडियो ऐप खोला। आज का सामान अपडेट हो चुका था। एक रोजर डॉल्बी किंग सीरीज EX 0406 घड़ी, साथ ही एक मल्टीप्लायर रिबेट कार्ड। मैं रोजर डॉल्बी को जानता था। यह एक अपेक्षाकृत नया ब्रांड था। हालांकि यह पटेक फिलिपी या जॉम्बी डांटन जैसे स्थापित दिग्गजों से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन गुणवत्ता और शान के मामले में रॉजर डोल्बी कम प्रभावशाली नहीं था। मैंने इस घड़ी के बारे में खोजबीन की और इसकी कीमत 42 लाख युआन थी। मैं चौंक गया और बिना किसी झिझक के क्लिक कर दिया। मैंने खरीदें पर क्लिक किया और तुरंत स्क्रीन पर एक संदेश आया, बधाई हो, खरीदारी सफल रही। अनुमानित डिलीवरी समय 3 घंटे। यह डिलीवरी समय थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उपभोक्ता छूट कार्ड, इसका क्या मतलब था? मैं इसे पहले खरीद लूंगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि तभी एक संदेश आया, निंगवेई का डेबिट कार्ड नंबर 25 मार्च की आय 2,01,20,000 युआन, चालू खाता शेष 2,120,009.8 युआन। मैं दंग रह गया। तभी लियान परिवार के मैनेजर जो का एक संदेश आया। पता चला कि मेरे 120 अपार्टमेंट में से कुछ किराए पर दिए जा चुके थे। पैसा कमाने की यह रफ्तार वाकई चौंकाने वाली थी। इसके बाद मैंने अपनी मां को 2 लाख युआन भेज दिए। मैं असल में और ज्यादा कमाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक सीमा थी। अगर मैं एक साथ बहुत ज्यादा कमा लेता तो शायद मेरी मां डर जाती। फिर भी वह डर गई। तभी वही जाना पहचाना फोन बजा। बेटा, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? मेरी मां ने चिंता से पूछा। आखिरकार 2 लाख युआन हमारे परिवार के लिए काफी बड़ी रकम थी। मैंने झट से बहाना बनाया, मां, यह पैसा मैंने अपने दोस्त के साथ शुरू की गई कंपनी से कमाया है। यह कंपनी से मिला मुनाफा है। यह सुनकर मेरी मां ने राहत की सांस ली। तुम्हारे पिता और मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। यह 2 लाख युआन तुम्हारी शादी के लिए बचाए जा रहे हैं। मैंने अपनी मां से लगभग 20 मिनट तक बात की और फिर फोन रख दिया। उसी समय मेरे फोन पर एक सूचना आई, कैशबैक कार्ड आ गया है। कृपया विवरण के लिए आइटम मेनू देखें। मैंने उस पर क्लिक किया और सारी जानकारी ध्यान से पढ़ी। इसका इस्तेमाल करने के बाद मेरी अगली खरीदारी पर 10 गुना तक कैशबैक मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठीं। 10 बजने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। मुझे पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए। मैं बर्मिंघम प्लाजा गया और सीधे अरमानी काउंटर पर चला गया। स्टोर के अंदर एक मोटे ताजे आदमी ने, जिसके गले में सोने की बड़ी चेन थी, एक युवती के साथ था। उस आदमी ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, अरमानी इस तरह कैसे व्यापार कर सकता है? यह लड़का किसी गली के स्टॉल वाले की तरह कपड़े पहने है और तुम इसे अंदर आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? महिला सेल्सवुमन ने मुझे अजीब नजरों से देखा। साफ तौर पर वह भी यही सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने सबसे बेहतरीन कलेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपके सबसे खास सिग्नेचर आइटम कौन से हैं? उसने जल्दी से कहा। आपके सामने ये 7 पीस इस सीजन के मुख्य कलेक्शन हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, इन्हें पैक कर दीजिए। सेल्स, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं मुस्कुराया और बोला, अरे, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है श्रीमान झांग, बस इसे ले लीजिए। मेरी बात सुनकर झांग फू की पलकें फड़क उठीं।
उसका चेहरा गंभीर हो गया। श्रीमान जांग, इस चाय की कीमत 15,000 युआन प्रति बोतल है। अगर आप इसे देने को तैयार हैं तो मैं इसे खरीद सकता हूं। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मेरे घर में अभी भी 28 डिब्बे थे जो खोले नहीं गए थे। उनकी कीमत कम से कम 21 मिलियन युआन थी। मैंने बेपरवाही का नाटक करते हुए शांत भाव से कहा, श्रीमान झांग, इतनी विनम्रता मत दिखाइए। मेरे पास घर में और भी बहुत कुछ है। मैं इसे पूरा नहीं पी सकता। मैं तो इससे चाय वाले अंडे बनाने की सोच रहा हूं। झांग फू का सिर अचानक दर्द से दर्द करने लगा। कितनी बर्बादी, कितनी बर्बादी। श्रीमान जांग, आपके पास कितनी चाय बची है? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, जैसे मछली चारा खा गई हो। लेकिन ऊपर से मैंने उदासीनता का नाटक किया। लगभग 10 डिब्बे बचे हैं शायद। अगर आपकी रुचि है तो आकर ले जाइए। मैं तो इनसे चाय वाले अंडे बनाने की सोच रहा था। वैसे भी इनकी कीमत ज्यादा नहीं है। मेरी बातें सुनकर झांग फू लगभग चक्कर खा गया। 7 मिलियन? इसे कहते हैं ज्यादा कीमत नहीं? क्या एक अमीर आदमी ऐसा दिखता है? लेकिन झांग फू यूं ही जाकर इसे लेने वाला नहीं था। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। नहीं नहीं, मुझे सच में चाय खरीदने में दिलचस्पी है। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और बेपरवाही का भाव दिखाया। तो चलिए बात करते हैं। कुछ बातचीत के बाद मैंने आखिरकार उसे 7,50,000 रुपये प्रति कैन के हिसाब से चाय के 10 डिब्बे बेच दिए। आधे मिनट से भी कम समय में मेरी जेब में 75 लाख रुपए और आ गए। विला नंबर 2 की दूसरी मंजिल पर लाल बालों वाली एक लड़की अपने सामने रखी चाय को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। रोंग, लगता है ये श्रीमान झांग काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अंकल झांग, एक डिब्बा अपने लिए रख लीजिए, कुछ अपने दोस्तों को दे दीजिए और बाकी मैं बूढ़े आदमी को 70 साल के होने पर दे दूंगी। इसी बीच मैं अपने फोन के बैलेंस मैसेज को देखता रहा। 10 मिलियन से ज्यादा। मैं अब करोड़पति बन गया हूं। यह पैसा बैंक लूटने से भी तेज आ रहा है। घर का किराया मिलते ही मेरे खाते में एक और रकम आ जाएगी। हालांकि ये झांग परिवार सिर्फ एक नौकर से कहीं ज्यादा हो सकता है। कल अरमानी स्टोर में उस आदमी के रवैये और आज के इस 75 लाख के सौदे को देखकर तो यही लगता है कि उसकी कोई खास पहचान है। खैर छोड़ो, मैं पहले गाड़ी लेने जाता हूं। मैंने पुजियांग में अपने चचेरे भाई के घर जाने के लिए टैक्सी ली। सुरक्षा गार्ड वहीं था जो कल था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। श्रीमान जांग, आप आ गए। आपकी गाड़ी वहां खड़ी है। मैं वादा करता हूं कि आपको किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में कोई नहीं बैठा था। सुरक्षा गार्ड होने के नाते मैंने देखा कि गाड़ी के दोनों तरफ खाली पार्किंग की जगह थी। मैं तुरंत खुश हो गया। कुछ और लाल बैंक कार्ड निकाले और सुरक्षा गार्ड की बार बार की तारीफों के बीच वहां से निकल गया। श्रीमान झांग कितने हैंडसम हैं। इस गाड़ी में अस्थाई नंबर प्लेट लगी थी और अब मुझे स्थायी नंबर प्लेट लगवानी थी। पता नहीं अब कैसे काम करता है। आमतौर पर यातायात प्रबंधन विभाग इतनी जल्दी काम नहीं करते, लेकिन मैंने सिर्फ एक फोन किया और 20 मिनट से भी कम समय में प्रक्रिया पूरी हो गई। लाइसेंस प्लेट मिलने के बाद मैं एक विश्वविद्यालय शहर से गुजरा, जिससे कई युवाओं का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ। घर पर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। यह सोचकर मैंने विश्वविद्यालय के सामने वाले सुपरमार्केट के बगल में कार खड़ी कर दी। 20 मिनट बाद मैं अपने शॉपिंग बैग लेकर सुपरमार्केट से बाहर आया और देखा कि बहुत सारे लोग मेरी कार के चारों ओर जमा थे। एक युवती कार के सामने तस्वीरें ले रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सुंदरता कम से कम 100 में से 90 थी और बिल्कुल स्वाभाविक थी। मेरी आंखें चमक उठीं और मैं मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। तभी भड़कीले कपड़ों में सजी एक आकर्षक महिला ने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सब लोग कतार में लगे हैं? क्या तुम लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मेरे बगल में बैठी एक लड़की ने कहा। बिल्कुल। नीचे खड़े उस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है। और तुम तस्वीरें ले रही हो? क्या तुम्हारा काम हो गया? इतनी देर क्यों लगा रही हो?
तस्वीर ले रही खूबसूरत लड़की तुरंत शर्मिंदा हो गई और धीरे से बोली, बस एक पल, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसके बोलते ही ज्यादा मेकअप की हुई औरत फिर से बोली, जुआन अजवान, मेरा मेकअप ठीक है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि कार मालिक हमें पसंद करेगा? चिंता मत करो, हमारी खूबसूरती के साथ उसे पटाना तो बहुत आसान है। यह सुनकर मैंने दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा। दो ज्यादा मेकअप की हुई हरी चाय पीने वाली औरतें। इनमें इतना आत्मविश्वास कहां से आया? मैंने अपना सिर हिलाया। जुआन जुआन नाम की लड़की ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम अपना सिर क्यों हिला रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कार मालिक हो? मैंने अपनी कार की चाबी निकाली, उसे हल्के से दबाया और कुछ क्लिक के बाद हेडलाइट्स चमक उठी। मैंने कार का दरवाजा खोला और कहा, माफ कीजिए, यह कार सच में हमारी है। बोलते बोलते मैंने उस कार की तरफ देखा जिसकी तस्वीरें मैं थोड़ी देर पहले ले रहा था। फोटो खींच रही लड़की, इस गर्मी में तुम कार के अंदर कुछ तस्वीरें क्यों नहीं ले लेती? लड़की तुरंत शर्मा गई, पैसेंजर सीट पर बैठ गई और दरवाजा बंद हो गया। बाहर खड़ी दोनों औरतें पहले से ही शर्म से लाल थीं। अपनी पहले की मजाकिया बातों को याद करके वे चाहती थीं कि काश वे कार में गायब हो जातीं। एक पल की झिझक के बाद जुआन जुआन नीचे झुकी, अपना सिर नीचे किया और खिड़की की तरफ झुक गई। अरे भाई, हमें भी मजा आ रहा है, क्या हम अंदर आकर कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? उसने अपने शरीर को हिलाते हुए और जानबूझकर अपने कपड़ों को खींचते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर मुझे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ कीजिए, इस कार में सिर्फ इंसानों का स्वागत है, मैंने कहा और फिर तेजी से एक्सीलरेटर दबा दिया। कार तेजी से वहां से निकल गई। जुआन जुआन नाम की औरत गुस्से से उछल पड़ी। यह तो बस एक खस्ता हाल BMW है। मैंने तो हर समय फरारी और लैम्बोर्गिनी देखी हैं। तुम्हारी इस खस्ता हाल BMW की किसे परवाह है? मन अवाक रह गई। यह कैसी चाल थी? यह सुनकर मेरे बगल में बैठा एक आदमी खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? एक फरारी, वह तो 911 GT3 RF थी। 80 मिलियन की कार देखकर शुआन शुआन पूरी तरह से दंग रह गई। दूसरी महिला की ओर मुड़कर उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होती, हरी चाय वाली कुतिया, तो मैं उस हैंडसम लड़के को कैसे मिस कर देती? हरी चाय वाली कुतिया तुम किसे कह रही हो? पल भर में उनकी बनावटी दोस्ती टूट गई और दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर कुश्ती शुरू कर दी। एक पुरुष दर्शक ने कहा, वाह वाह, कमाल! मुझे इस सब के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। उस समय मैं एक लड़की के साथ यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी चला रहा था। लड़की का नाम डू कियान था, जो पास की शंघाई यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। तस्वीरें लेना चाहती हो? आराम से कार में ले लो। यह सुनकर डू कियान ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और उसकी लंबी टांगें आधी स्क्रीन पर छाई हुई थीं। बाकी स्क्रीन पर मेरी घड़ी और कार का लोगो था। तस्वीरें देखकर मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। वाह, कितना फर्क है। बाद में उसे अपने वीचैट मोमेंट्स से पता चला कि मैंने जो घड़ी पहनी थी उसकी कीमत 40 मिलियन थी, 1 लाख युआन से भी ज्यादा। मैं हैरान रह गया। कुछ देर टहलते फिरते मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। डू कियान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अभी भी झिझक और संकोच का नाटक किया। अंत में उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। मैंने यूं ही एक बूफे रेस्टोरेंट चुन लिया। डू कियान को लगा था कि मैं उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, लेकिन मैंने समझाया कि वहां कभी पेट नहीं भरता और घर पर नूडल्स तो बनाने ही पड़ते हैं। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। इसी बीच मॉल के ऊपर एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में एक अधेड़ उम्र का आदमी नाराज दिख रहा था। वह जी बोडा था, मर्सिडीज बेंज का मालिक, जिसने शिक्षक दिवस पर कार पर खरोंच लगा दी थी। उसके बगल में बैठा मोटा आदमी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। भाईदा, यह तो बस दोस्त बनाने का एक मौका चूक गया, निराश होने की क्या बात है? अधेड़ उम्र का आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम्हें क्या पता, अगर पिछली बार मुआवजे की वजह से हमारी दोस्ती हुई होती
तो दूसरे पक्ष ने उंगलियों के इशारे से जो चीजें दिखाईं, उनसे ही हम 4-5 मंजिल ऊपर जा सकते थे। यह सुनकर एक और साथी ने ताना मारा, ठीक है, शंघाई का सामाजिक दायरा सीमित ही है, कभी न कभी फिर मुलाकात हो ही जाएगी। समूह ने खाना शुरू किया और बाद में कुछ ड्रिंक्स लेने का प्लान बनाया। जैसे ही वे जाने वाले थे, एक आवाज आई, क्या ये भाईदा हैं? बिग बेन वांग। जी बोड़ा मुड़ा और उसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाला आदमी, जिसके गले में सोने की मोटी चेन थी, उसे उत्सुकता से देख रहा था। जी बोड़ा को तुरंत याद आया कि यह सोंग किंघाई था, उसका एक मातहत। यह आदमी नया नवेला अमीर था। उसके परिवार के पास शंघाई में कई घर हुआ करते थे, जिनकी कीमत तोड़फोड़ के मुआवजे के बाद करोड़ों में थी। वह जीबोड़ा से एक पार्टी में मिला था। क्या संयोग है! तुम यहां क्या कर रहे हो, छोटे सोंग? मैंने अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खत्म किया है। भाईदा, क्या तुम बाहर जा रहे हो? क्या तुम भी साथ आना चाहोगे? इसी बीच मैंने डूकियान के साथ खाना खत्म किया और बिल चुकाने के लिए बाहर इंतजार करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकली, डूकियान को किसी ने परेशान करना शुरू कर दिया। क्या ये हमारे शंघाई विश्वविद्यालय का मजाक नहीं है? तुम इतने घटिया रेस्टोरेंट में कैसे खा सकती हो? मैं दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी कि कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उस औरत ने कहा, ओह, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? दिखने में तो ठीक है, लेकिन अफसोस ये कंगाल है। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। लगता है तुम किसी महंगे रेस्टोरेंट से आई हो। यह सुनकर उस औरत का चेहरा गर्व से भर गया। बेशक, मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने अभी अभी बढ़िया स्टेक खाया है, कम से कम 1000 युआन प्रति व्यक्ति। मैंने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो खूब भूख लगती है। दोनों औरतें एक पल के लिए हैरान रह गईं, जबकि मैंने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अगर उसे भूख नहीं लगती, तो भला तुम्हें कैसे खा सकता है? तुम्हारी शक्ल देखकर। डू कियान जोर से हंस पड़ी और वह औरत गुस्से से कांप उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका प्रेमी और कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। फिर उसने सुनहरे बालों वाले आदमी की तरफ मुड़कर शिकायत की, प्रिय, यह आदमी मुझे तंग कर रहा है। मेरी मदद करो, इसे सबक सिखाओ। जी बोड़ा ने मुझे देखते ही इतनी खुशी से चीख पड़ी कि मानो उसकी आंखों में आंसू आ गए हों। यही वो पोर्श मालिक था जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी। उसके बगल में सुनहरे बालों वाली सोंग किंघान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ ही कदमों में आगे बढ़ी, मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, अरे बदमाश, अब जीना नहीं चाहते क्या? मेरी औरत को रोक रहे हो? ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही जी बोड़ा का चेहरा एकदम बदल गया। सुनहरे बालों वाले आदमी को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने 2 कदमों में 3 कदम बढ़ाए और तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे जोर से लात मारी। सुनहरे बालों वाला आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय जीबोड़ा की क्रोधित आवाज गूंजी, तुम्हें इस सज्जन से इस तरह बात करने की अनुमति किसने दी? सुनहरे बालों वाला आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें बेजान थीं। फिर वह अभी अभी हुई घटना को खाली निगाहों से घूर रहा था। जी बोड़ा का चेहरा उत्साह और उम्मीद से भरा था। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहां मुलाकात होगी। मैंने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। तुम जाने पहचाने लग रहे हो। तुम? भाई, मैं ही हूं। हम पहले पार्किंग में मिले थे। तब मैं मर्सिडीज क्यों चला रहा था? श्रीमान जांग, ये किस तरह का काम है? अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे टक्कर मारने वाला मर्सिडीज बेंज का ड्राइवर था। भाई, मेरा नाम जी बोडा है, आप मुझे शियाओ जी कह सकते हैं। उसका व्यवहार बेहद विनम्र था। इस समय उस सुनहरे बालों वाले लड़के का दिमाग चकरा रहा था। यह कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? भाई दा को भी उसे भाई कहना पड़ा। यह कौन है? मैंने उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ देखा जो अभी भी अकड़ दिखा रहा था। क्या तुम इसे जानते हो? सबकी निगाहें फिर से उस सुनहरे बालों वाले लड़के पर टिक गईं। वह इतना डर गया था कि मानो उछल पड़ा हो। वह हकलाते हुए बोला, भाई,
मुझसे गलती हो गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। जी बोड़ा तुरंत समझ गया और गहरी आवाज में चिल्लाया, यहां से दफा हो जाओ। मुझे दोबारा मत देखना, क्योंकि तुमने मुझे टक्कर मारी है। उसकी कृपा पाने के लिए एक संतोषजनक स्पष्टीकरण जरूरी था। सुनहरे बालों वाला आदमी बुरी तरह घबरा गया और जल्दी से दया की भीख मांगने लगा। भाईदा, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। जी बोड़ा शंघाई के अमीर तबके में एक बड़ा नाम था। एक बार अगर वह उसे रोक देता तो शंघाई में उसकी रफ्तार 1 इंच भी नहीं बढ़ती। जी बोड़ा ने भौहें चढ़ाकर सुनहरे बालों वाले आदमी को जोर से लात मारी और कहा, यहां से निकल जाओ, मुझे तीसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। इतना कहकर जी बोड़ा ने मेरी तरफ आदरपूर्वक देखा और कहा, श्रीमान झांग, चलिए चलते हैं। फिर समूह लिफ्ट की ओर चल पड़ा। सुनहरे बालों वाला आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसने गुस्से में अपनी प्रेमिका को थप्पड़ मारा और कहा, यह सब तुम्हारी गलती है, औरत, तुमसे मिलना मेरी सबसे बुरी किस्मत है। लिफ्ट में जी बोड़ा ने अपने बगल में बैठी डू कियान को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी भाभी है? वह सच में बहुत सुंदर है। डू कियान शर्मा गई, सिर झुका लिया और पैर से खेलने लगी। मैं मुस्कुराया और उसके बगल में बैठे अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों के समूह को देखा। ये तुम्हारे दोस्त हैं। ये मोटा आदमी जी लिंचुआन है, मेरा अच्छा दोस्त है। उसका परिवार, मैं एक विदेशी व्यापार कंपनी चलाता हूं, जी बोड़ा ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। सबसे परिचय कराने के बाद मैं उनमें से ज्यादातर को जान गया हूं। उसने आगे कहा, श्री झांग, मैंने अपने दोस्तों से आपकी पोर्श के बारे में पहले ही बात की थी। मेरे सभी दोस्त स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं। क्या आप उन्हें दिखा सकते हैं? मैं हंस पड़ा। कुछ नहीं, मुझे लगा था कि कोई बड़ी बात है। आज ये मेरी कार में है, मैं आप सबको इसे दिखाने ले चलता हूं। सबके चेहरे तुरंत उत्साहित हो गए। आप जानते हैं, इस तरह की कारें आमतौर पर चलाई नहीं जाती। इन्हें ज्यादातर संग्रहणीय वस्तु के रूप में रखा जाता है। तुम वो कार बाहर ले आए। जी बोड़ा ने मुश्किल से अपनी बात कही, जबकि मैं बेपरवाह बना रहा। और क्या, गाड़ी चलाने के लिए ही होती है ना? वरना खरीद क्यों लेते? अमीर बच्चों का एक समूह बोला, हाँ हाँ, गाड़ी चलाने के लिए ही होती है। हम तो बस आपको लूट रहे हैं। देखो मिस्टर झांग की समझदारी। मैं उस समूह को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गया, जहां जिद्दी लड़कों का वह समूह गाड़ी की तारीफ करने लगा। यह गाड़ी असल में कितनी शानदार है। मिस्टर झांग, आप कमाल हैं। आपने यह गाड़ी खरीद ली। इसकी कीमत कम से कम 80 मिलियन होगी। वहां खड़ी डू कियान दंग रह गई। उसे लगा जैसे उसका नजरिया ही उलट गया हो। भाई, आप तो कमाल हैं। इतनी कम उम्र में आप 80 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हैं। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, गाड़ी इतनी महंगी नहीं है। यह सच था, क्योंकि मैंने इस गाड़ी पर सिर्फ 1 पैसा खर्च किया था। यह सुनकर मेरे आसपास के अमीर बच्चों ने अपने होंठ सिकोड़े और मन ही मन बड़बड़ाने लगे। क्या वो इंसान भी है? 80 मिलियन की स्पोर्ट्स कार, क्या ये महंगी नहीं है? क्या हम भिखारी हैं जो 4 या 5 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए आधा महीना सोच विचार कर रहे हैं? मर्सिडीज बेंज चला रहे जी बोड़ा ने उत्साह से पूछा, श्रीमान झांग, कराओ के बार चलना चाहते हैं? हम एक जानी मानी जगह पर जा रहे हैं। मैंने डू कियान की ओर देखा। वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन सिर हिलाकर हां कह दी। मैं अपनी 911 GT3 RS चला रही हूं। अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों के स्पोर्ट्स कारों के काफिले के पीछे पीछे चलते हुए सड़क पर बाकी गाड़ियां एक साथ इधर उधर मुड़ने लगीं। एक ट्रैफिक सिग्नल पर काफिला अचानक रुक गया, जिससे पूरा इलाका खाली हो गया। लाल बत्ती पर इंतजार कर रहे ड्राइवर सोचने लगे, किसके अमीर बच्चे फिर से हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इन स्पोर्ट्स कारों में से सबसे सस्ती की कीमत भी 10 लाख से ज्यादा होगी। सिग्नल हरा होते ही काफिला तेजी से निकल गया। तब जाकर बाकी ड्राइवरों ने धीरे धीरे फिर से चलना शुरू किया। मजाक कर रहे हो क्या? अगर हम उनसे टकरा गए तो दिवालिया हो जाएंगे। जल्दी पहुंचते हैं।
पैराडाइज के टीवी के मालिक वेन यहान ने कहा, जो पहले से ही पार्किंग में इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मेरी पोर्श को आते देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुपरकार के शौकीन होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस लिमिटेड एडिशन पोर्श को पहचान लिया। वे खुशी से झूम उठे। हर कोई खुशी से उछल रहा था। आखिर यह कार किसे मिली होगी? शंघाई में अमीरों का दायरा सीमित है। जो भी हो, मुझे तुरंत पता चल जाना चाहिए, है ना? उसी क्षण मैंने ड्यूक यान के साथ कार का दरवाजा खोला। एक पल के लिए बॉस वेन यहान जम गए। मैंने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा। भाईदा, ये कौन है? जी बोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये श्रीमान जांग हैं, मेरे अच्छे भाई। बॉस बाव ने मुझे गौर से देखा और गर्मजोशी से हमें अंदर बुलाया। जैसे ही हम निजी कमरे में पहुंचे, बॉस वेन यहान ने धीरे से जी बोड़ा से पूछा, भाईदा, ये कौन है? जी बोड़ा ने उन्हें रहस्यमयी नजर से देखा। माहौल रहस्यमय था। बूढ़े बाव, शंघाई के रहस्य आपकी कल्पना से कहीं गहरे हैं, इसलिए कुछ मामलों में दखल न देना ही बेहतर है। एक बार जब आपने यह कार हासिल कर ली, तो क्या इसकी उत्पत्ति मायने रखती है? आपकी ताकत खुद बोलती है। कई घंटों तक गाने और थोड़ी शराब पीने के बाद हम आराम करने के लिए पास के एक होटल में चेक इन कर गए। मैंने ड्यूक यान के लिए अकेले एक कमरा बुक किया था और मैं अपने फोन पर खेल रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। भाई, क्या आप सो रहे हैं? मैं उठा और दरवाजा खोला। तुरंत ही कंपकंपी छूट गई। डूकियान ने ढीला सफेद बाथरोब पहना हुआ था, जिसका गला काफी चौड़ा था और वह दयनीय लग रही थी। भाई, मुझे अकेले बड़े कमरे में रहने से बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकती हूं? मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और अगले ही पल उसे अंदर खींच लिया। उसने मानो खुद को मेरे सामने पेश कर दिया था। मैं उसकी तारीफ के बिना कैसे रह सकता था? अगली सुबह मैं थकी हुई दुकियान को देखकर उठा और उसे नाश्ते के लिए बुलाया। उसने मुझे एक उदासीन भाव से देखा और धीरे धीरे हाथ मुंह धोने चली गई। जब हम भोजन कक्ष में पहुंचे तो मैंने देखा कि जी बोदा की आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। कल रात क्या किया? तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए भाई। जी बोदा ने मुझे एक उदासीन नजर से देखा। कुछ खास नहीं, बस पूरी रात युगल गीत सुने। इस होटल में साउंड प्रूफिंग बहुत खराब है। मैं तुरंत थोड़ा। रात के खाने के बाद मैंने दुकियान का फोन नंबर लिया और उसे वापस स्कूल छोड़ दिया। घर पहुंचते ही मैंने ट्रिलियन युआन सब्सिडी ऐप खोला और तुरंत दो चीजें दिखाई दी। एक रोल्स रॉयस क्लिनन और ग्लोबल आईएम बिल्डिंग, दोनों पर सिर्फ 1 सेंट की सब्सिडी थी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। आज दो चीजें दिखाई दी और दोनों ही शानदार थीं। मैंने दोनों खरीद लीं। 5 मिनट बाद मेज पर 2 बैग आ गए। एक में कलिनन की चाबियां और रजिस्ट्रेशन था, जबकि दूसरा, जिसे मैंने खोला, मुझे चौंका दिया। यह आईएम बिल्डिंग का प्रॉपर्टी डीड था और मालिक के रूप में मेरा नाम दर्ज था। यह अरबों की इमारत थी। मैंने सोचा था कि मुझे सिर्फ एक मंजिल मिलेगी, लेकिन मुझे पूरी इमारत मिल गई। मैं सचमुच थक गया था। मैं अपनी नई कार को इमारत के चारों ओर घुमाने की योजना बना रहा था